जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति के बाद सबसे इम्पोर्टेंट सा पोजीशन इंडिया में अगर किसी का है तो वो उपराष्ट्रपति दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। करंटली जगदीप धांकर जी 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं ए टू जेड कंप्लीट रिवीजन आपका कराऊंगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोजीशन से लेकर, यानी कि आर्टिकल में कौन से आर्टिकल्स का प्रोविजन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिला हुआ है, उनका अपॉइंटमेंट रिमूवल हो गया, उनका टेन्योर वैकेंसी वगैरह, उन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया माने जाते हैं। अब मैं थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पोजीशन का इंस्पिरेशन हमने लिया कहाँ से है। अब देखिए, यूएसए का मॉडल दरअसल ये है हमारे लिए कि इंस्पिरेशन हमने वहीं से लिया है, या मैं ये कह सकूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट ऑल सेम ही है। जो कुछ भी काम यूनाइटेड स्टेट्स में एक वाइस प्रेसिडेंट को दिया गया है, सिमिलरली उसी तरीके का रोल यहाँ पर भी वाइस प्रेसिडेंट को दिया गया है। जैसा कि अपर हाउस के वो स्पीकर होते हैं, एक ऑफिशियल चेयरमैन भी है ना वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के, तो उसी तरीके से काम काज यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन एक डिफरेंस हमें यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट में देखने को मिलता है। वो क्या है कि जब वैकेंसी आती है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान लेते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डेथ हो जाती है या फिर वो रिजाइन करके जाते हैं या फिर वो इम्पीच वगैरह होते हैं, तो इमीडिएटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ 6 महीने के लिए ही होगा, इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि विद इन 6 मंथ्स नए इलेक्शन हमें चलाने पड़ेंगे और हमें एक नया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चूज करना पड़ेगा। ये कंपलसरी मैंडेट है। वही अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं, अगर यूएसए के प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, अगर वो रिजाइन करते हैं या फिर उन्हें इम्पीच किया जाता है, तो यहाँ पर केसेस में क्या होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बनेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। मान लो 4 साल का जो टर्म होता है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का, अगर 2 साल प्रेसिडेंट ने काम किया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई या रिजाइन उन्होंने किया, तो बाकी के 2 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बनेंगे। तो नो डाउट थोड़ा बहुत अगर हम सिग्निफिकेंस का देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स का वाइस प्रेसिडेंट ही ज़्यादातर पावरफुल माना जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ पर प्रेसिडेंट की सीट में वैकेंसी आती है तो बाकी का टाइम रिमेनिंग टाइम जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ही उसे कवर कर लेंगे। लेकिन इंडिया में ये केस नहीं है। हाँ, 6 महीने के लिए वो बैठ सकते हैं, और जब वो 6 महीने के लिए बैठेंगे तो राज्यसभा के चेयरमैन वो नहीं होंगे, वाइस प्रेसिडेंट का काम वो नहीं संभालेंगे, डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही काम संभालेंगे। सब कुछ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो कुछ भी लागू किया जाता है वो सभी इनके लिए लागू किया जाएगा। मैं आगे और भी इस तरीके के क्लैरिफिकेशंस आपको दे दूंगा। बस इनिशियली मैंने रेफरेंस इसीलिए दिया क्योंकि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को साथ लेकर चलकर हम इन्हें कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन यहाँ पर आएगा, सबसे पहला नो डाउट हमारे महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएंगे, बाद में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएंगे, प्राइम मिनिस्टर, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और बाद में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। रिमेंबर आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, वो भी दरअसल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोथ यूनियन एग्जीक्यूटिव एज वेल एज यूनियन लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है। सर, ऐसे कैसे? राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? अपर हाउस का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है, या फिर अपर हाउस का स्पीकर कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली नो डाउट दोनों, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, वो पार्लियामेंट का भी हिस्सा है। और प्रेसिडेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि कितने भी इंपॉर्टेंट से बिल्स क्यों ना पास कर लें राज्यसभा और लोकसभा, वो एक्ट्स उस दिन तक नहीं बन सकते जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना असेंट उसे नहीं देते। तो रिमेंबर के बोथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा है और वो साथ ही साथ यूनियन लेजिस्लेचर का भी वो हिस्सा है। तो पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। आर्टिकल 52 से लेकर 78 के बीच हमें यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और स्पेसिफिकली मैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स के बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो ज़्यादातर जैसे कि मैंने अभी कहा कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट्स के लाइन पर ही हमने पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मॉडल यहाँ पर किया हुआ है। और इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री है। और आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट रेफरेंस हमें देता है वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को लेकर। तो यहाँ पर क्लियरली मैंने आर्टिकल्स भी आपको दिए हुए हैं कि कौन सा आर्टिकल किस किस चीज़ को यहाँ पर रेफर करता है। तो आर्टिकल 63 स्पीक्स अबाउट द देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 बताता है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के।
आर्टिकल 65 बताता है कि इन केस ऑफ वैकेंसी और एब्सेंस अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोजीशन में आता है तो यहाँ पर एक्ट किस तरीके से करेंगे, यानी कि फॉर द 6 मंथ्स, अभी जैसे कि मैंने आपका कार्यकाल का, तो वाइस प्रेसिडेंट किस तरीके से वहाँ पर काम करेंगे। आर्टिकल 66 इलेक्शन प्रोसीजर फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में हमने देखा कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है, तो यहाँ पर भी इलेक्टोरल कॉलेज है, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। और आर्टिकल 67 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पर बात करता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वालिफिकेशंस फॉर द पोजीशंस। क्या कुछ क्वालिफिकेशंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप ले लें, ये होगा ही होगा। इंडिया का सिटीजन नहीं है तो उसको इतने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस क्यों देंगे। इंपॉर्टेंट सा लॉजिक। दूसरा, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल की उम्र उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। और तीसरा, नॉट ओनली दैट बट ही शुड ऑल्सो बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो कि राज्यसभा के ही एक ऑफिशियल चेयरमैन है। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन में ये भी रखा हुआ है कि वो राज्यसभा के मेंबर एमपी बनने के लिए जो कुछ भी क्वालिफिकेशंस पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसे भी उन्हें यहाँ पर सेटिस्फाई करना पड़ेगा। देखिए, प्रेसिडेंट के केस में थोड़ा बहुत डिफरेंट है। प्रेसिडेंट के केस में हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्वालिफिकेशंस जो दिए गए हैं वो लोकसभा के हैं, लोकसभा के एमपी के हैं। वही अगर हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर राज्यसभा का एमपी होने का क्वालिफिकेशन उन्हें होना चाहिए। अब साथ ही साथ एक और चीज भी यहाँ पर दी गई है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मैंने पिछले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया, मैं अभी भी करूंगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बहुत ही एक वेग टर्म है जिसका असल डेफिनेशन हमें बताया नहीं गया है। बस जितने भी इंटरफ्रेंस हम कर चुके हुए हैं, यानी कि अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह, जो कुछ भी हम इसे डिडक्ट कर सकते हैं, बस हमें इतना पता है कि सरकारी खजाने से पैसा नहीं लेना चाहिए। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो या फिर किसी भी सरकारी ऑफिस के होल्डर वो ना हो, चाहे वो एमपी या एमएलए भी एट द टाइम ऑफ इलेक्शन क्यों ना हो, बाद में उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। तो कोई भी लोकल अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय वगैरह, लोग खजाने से पैसा नहीं आना चाहिए। दैट इज व्हाट द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज ऑल अबाउट। तो एक क्वालिफिकेशन है उस प्रेसिडेंट के लिए। टर्म यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि 5 साल का कार्यकाल उन्हें दिया गया है। जब कभी भी वो चाहें तो रिजाइन उनके ऑफिस से कर सकते हैं। वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। अब देखिए, वोट भी दरअसल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दिलवाते हैं, और रेजिग्नेशन भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर किसी को देंगे तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देंगे। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एबसेंट है, नहीं है, तो किसे देंगे। इन दैट केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया जाएगा, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज को यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 5 साल का इनका कार्यकाल है, वो अगर चाहें तो बीच में वकेट करके भी जा सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करता है। देखिए, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है जो याद रखने। सबसे पहला तो आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करता है और चंद पावर्स देता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन चलाने के लिए। किस किसके मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। तीसरा, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल 1974। अगर इन तीनों प्रोविजंस को मद्देनजर रख के अगर हम कह सकें तो सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल सभी जो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है वो सभी पावर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में ही दिए गए हैं। रिमेंबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहला तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा राज्यसभा के एमपीज और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एमएलए और एमएलसीज के भी इलेक्शंस चलाता है। सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस स्टेट इलेक्शन कमीशन चलाता है। तो पूरी तरीके से पावर यहाँ पर कंडक्ट करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में ही हमें देखने को मिलता है। इलेक्शन का प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर भी डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं है। अब मान लीजिएगा एमपी या एमएलए के इलेक्शन है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली अपना वोटर आईडी कार्ड ले जाते हैं, दिखाते हैं, बस एक थंब डालते हैं, रिटर्न आ जाओ। ऐसा थोड़ी ना यहाँ पर होगा। यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर इनडायरेक्ट जो इलेक्ट करने वाले जो लोग हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं। वो हम जैसे लोग डायरेक्टली जाकर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो एक क्वाइट सिमिलर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर ही, जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जिसे हम कहते हैं, वही प्रोसेस को यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फर्क प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये है कि उनके इलेक्टोरल कॉलेज में देर आर लिटिल बिट ऑफ डिफरेंसेस। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता दूं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की जब हमने बात की तो हमने ये कहा कि सभी एमपीज, इलेक्टेड एमपीज, रिमेंबर मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज आएगा
उसमें सभी एमपीज होंगे, इलेक्टेड एमपीज लोकसभा और राज्यसभा के, और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, नॉमिनेटेड नहीं आएंगे, रिमेंबर दैट। तो ये सभी लोग मिलकर इलेक्शन देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अनलाइक प्रेसिडेंट में, वाइस प्रेसिडेंट में क्या होगा, इलेक्टोरल कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर स्टेट की दखल अंदाजी नहीं है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी एमपीज हैं, बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, रिमेंबर दैट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में सिर्फ इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड नहीं है। वही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में क्या है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में स्टेट्स का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं है। तो ये आप बात याद रख लीजिएगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कोई भी इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं है एज फार एज इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। इम्पीचमेंट के लिए भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टाइम फ्रेम में हमने देखा कि स्टेट असेंबलीज का कुछ भी वहां पर लेना देना नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के लिए ही उन्हें लाया जाता है। अब यहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में थोड़ा बहुत इसके बारे में भी बता दूं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में होता क्या है, मान लेते हैं कि 3 कैंडिडेट्स हैं XYZ, जहाँ पर आप और हम सभी जैसे आम लोग जाते हैं और इलेक्शन में भाग लेते हैं। हम क्या करते हैं, किसी एक कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं, चाहे वो X हो, Y हो या Z, यानी कि हमारा एक वोट एक के नाम, खत्म। और सबसे ज्यादा वोट्स किसे आते हैं, वही विनर है, चाहे वो एक वोट से भी क्यों ना हो। मान लो टोटल 10 वोट्स हैं, तो 3 3 3 सभी को है, लेकिन 4 वोट्स आए एक्स को, एक ही वोट ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो जीत जाएगा। लेकिन इस तरीके का इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। यहाँ पर होता क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मान लेते हैं कि 3 यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, तो ईच एमपी जो जाएगा वो क्या करेगा, वो अपना प्रेफरेंस देगा कि भाई मैं फर्स्ट पोजीशन में एक्स को देखना चाहता हूँ, सेकंड पोजीशन में वाई, और जेड को थर्ड पोजीशन में देखना चाहता हूँ। एक और एमपी जाएगा, वो कहेगा कि मैं वाई को थर्ड पोजीशन में देखना चाहता हूँ, एक्स को सेकंड पोजीशन में और जेड को फर्स्ट पोजीशन में। तो जब यहाँ पर काउंटिंग होगी तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस फर्स्ट किसे आए हुए हैं। और यहाँ पर ये भी रूल है कि मिनिमम 50% प्लस 1 वोट्स लाना पड़ेगा जीतने के लिए। जस्ट एक वोट ज्यादा लाने से बाकियों से विनर नहीं होगा, ये कोटा फिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अनलाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में हमने देखा कि एमएलए के वोट का वैल्यू अलग होता है, एमपी के वोट का वैल्यू 7 और 8 वो अलग होता है। यहाँ पर इस तरीके से कुछ नहीं होता, हर एक एमपी के लिए वोट, एक वोट यहाँ पर स्पेसिफिकली दिया जाता है, और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से देखा जाता है। अगर 50% के पास कोई भी नहीं आता तो सेकंड प्रेफरेंस किसे सबसे ज़्यादा मिला है वो काउंट किया जाएगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू होता है जब तक हमें क्लियर कट मेजोरिटी के साथ 50% प्लस 1 वोट जब तक नहीं मिल जाता, तब तक ये प्रोसेस इसी तरीके से काउंटिंग का चलता रहेगा। सो दिस इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये वांटेडली ही किया गया है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ही बड़े और बहुत ही इंपॉर्टेंट से पोजीशंस हैं। इन दोनों पोजीशंस की गरिमा बहुत ही ज़्यादा है, और नो डाउट ये अबव द पार्टी पॉलिटिक्स इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट इन्हें इलेक्शन के तौर तरीके में भी बहुत ही यूनिक सा प्लेस दिया हुआ है। रिमूवल की चलो यहाँ पर अब हम बात करते हैं। अब देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम इम्पीच कहेंगे, फॉर्मली इम्पीचमेंट यहाँ पर होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं होता। थोड़ा बहुत मैं बैकग्राउंड आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इम्पीचमेंट के बारे में बता दूं। देखिए जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का चार्ज लगाया जाता है तो राज्यसभा या लोकसभा पहले किसी भी एक हाउस में यहाँ पर रेजोल्यूशन लाया जाता है, और उस रेजोल्यूशन को होगा क्या कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ उस हाउस में पास करना चाहिए। उसके बाद वो दूसरे हाउस में जाएगा और दूसरे हाउस में एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी यहाँ पर, वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, फिर किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर होगा कि दूसरे हाउस में भी अगर उन्हें गिल्टी पाया जाएगा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, और वहाँ पर भी रेजोल्यूशन अगर स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होगा तो नो डाउट ही विल स्टैंड ऑटोमेटिकली रिमूव्ड और इम्पीच्ड। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में थोड़ा बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर मुहिम उन्हें रिमूव करने की लोकसभा से हरगिज नहीं आ सकती, सिर्फ राज्यसभा से ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोल अथॉरिटीज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर किसके हैं? राज्यसभा के हैं, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, एक्स ऑफिशियो स्पीकर हैं वो राज्यसभा के। तो राज्यसभा में होगा क्या? सिंपल एक मेजोरिटी के साथ, सिंपल मेजोरिटी या फिर इफेक्टिव मेजोरिटी मैं कह लूँ 50% मेंबरशिप अगर लोग यहाँ पर वोट देते हैं, कहते हैं कि भाई हमें रिमूव करना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को, तो नो डाउट इसे कंसिडर किया जाएगा। लेकिन 14 डेज एडवांस प्रायर नोटिस यहाँ पर देना चाहिए इस तरीके का रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट या फिर इंट्रोड्यूस करने के पहले। अगर राज्यसभा इसे पास करता है तो लोकसभा में इसे भेजा जाएगा। अगर लोकसभा में भी सिंपल मेजोरिटी के साथ, स्पेशल मेजोरिटी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, खुद राज्यसभा से मुहिम स्टार्ट होनी चाहिए, लोकसभा नहीं ला सकता। अगर राज्यसभा में मुहिम लाई गई
वहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ पास हुआ, लोकसभा में भेजा गया, तो लोकसभा अगर सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा तो नो डाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स रिमूव्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्लैरिफिकेशन एक मैं बता दूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए अगेन एक वेग टर्म इस्तेमाल किया जाता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिमूवल के लिए को किसी भी तरीके का ऐसा स्पेसिफिक ग्राउंड हमें नहीं दिया गया, कोई भी ग्राउंड ऐसा मेंशन हमें दिया ही नहीं गया है कि ऑन व्हाट बेसिस ही शैल बी रिमूव्ड। ठीक है, अब यहाँ पर लोकसभा तो रिमूव नहीं कर सकता, मुहिम यहाँ पर राज्यसभा से ही आनी चाहिए। रिमेंबर दैट, राज्यसभा से होते हुए लोकसभा तक जाएगा एंड दोनों के पास जब पास हो जाएगा इस रेजोल्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव कर दिया जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस हाउ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिमूव्ड। और जो कुछ भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स वगैरह ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के होते हैं वो सभी सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ पर डील करेगा। तो करेंटली 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी हैं, उनसे पहले वेंकैया नायडू साहब थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इन्फ्लुएंशियल सा पोजीशन ये रहा है सिंस बिगिनिंग, क्योंकि डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जैसे एक असम स्कॉलर फिलोसोफर हमारे भारत देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, जो आगे जाकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। अब तक सिर्फ 2 ही हैं जिन्होंने 2 टर्म्स कंप्लीट किए हुए हैं, एक डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हमीद अंसारी जी। इन दोनों ने 2 टर्म्स कंप्लीट किए हुए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, और उनके बाद किसी ने भी इन 2 टर्म से भी ज़्यादा यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया या फिर कार्यकाल उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जाननी थी। आई होप कि आपके जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से डाउट्स हैं वो सभी क्लैरिफाई हो चुके होंगे। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैच से स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट, वॉरियर रिटन इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।